वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। थर्ड चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। इस सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। वाई हैज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ स्लो डाउन ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ काफी कम हो गया था, ऐसा क्यों हुआ था? इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हैज स्लो डाउन due to availability of cheaper imports and lower investment। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ कम हो गया था क्योंकि विदेश से जो आइटम्स इंडिया में आ रहे थे वो काफ़ी सस्ते थे, यानी कि इंपोर्ट चीपर था, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम हो गया था इंडिया में। वाई आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 80s, यानी कि जब 80 के दशक का अंत होने वाला था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन्स दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग बिकेम अनसस्टेनेबल। यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था और गवर्नमेंट को आमदनी बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अब ज़रूरत थी कर्जा लेने की, जो कि आसानी से मिल नहीं रहा था, क्योंकि कर्जा देने वाली संस्थाओं ने ये शर्त रख दी थी कि अगर कर्जा चाहिए और तो उसके लिए हमें उनकी पॉलिसीज माननी होंगी और वो अपने देश में लागू करनी होंगी। प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल गुड्स थे जिनकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी। इंपोर्ट्स ग्रू at a very high rate without matching growth of exports। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं हो रहा था जितना कि होना चाहिए था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइंड। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की जो रिजर्व्स थे वो भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। यानी 2 हफ्तों तक का इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी भी नहीं थी। यानी कि जब फॉरेन कंट्री से हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसी पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट होगी फॉरेन करेंसी में, और हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसी भी नहीं थी कि 2 हफ्तों का खर्चा देश का चल सके। देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। अर्थात पुराने जो हमारे कर्जे थे देश के ऊपर, उसके लिए जो हमें इंटरेस्ट पे करना था, वो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी देश में फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लैंड टू इंडिया। ना ही कोई देश हमें लोन देना चाह रहा था उस समय पर, और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज देने वाली संस्था जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, ये भी कर्ज नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने कर्ज दिया तो उनका पैसा इंडिया में डूब सकता है। इसलिए उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू कर देता है तो कर्जा मिल जाएगा, और फिर भारत ने मजबूरी में ऐसा ही किया। उनकी पॉलिसीज भारत को माननी पड़ी और आसानी से भारत को कर्जा मिल गया। कंटिन्यूड। अभी यही क्वेश्चन आगे चलेगा। India approached the International Bank for Reconstruction and Development, that means IBRD के पास पहुंचा इंडिया, जिसे पॉपुलरली अब का क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक, और साथ में पहुंचा IMF के पास और रिसीव किए वहां से $7 बिलियन अ लोन टू मैनेज द क्राइसिस। अर्थात भारत में जो संकट आ चुका था, वित्तीय संकट, उस संकट से उबरने के लिए भारत को कर्जा दिया गया $7 बिलियन का। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये शर्त रखी थी कि हमें लिबरलाइजेशन को अपनाना पड़ेगा, और जो भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर पर, वो रेस्ट्रिक्शंस भी हमको हटाने पड़ेंगे।
रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज। गवर्नमेंट का जो अधिकतर रोल था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, उस रोल को सरकार घटाएगी देश के अंदर। एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और भारत के बीच और बाकी पूरे विश्व के बीच जो भी व्यापार होता है, जिस व्यापार पर हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को भी इंडिया हटाएगा। ऐसी शर्त रखी गई थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशंस। इंडिया ने उनकी बात मान ली, अर्थात इंडिया सहमत हो गया उनकी शर्तों से ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, एंड अनाउंस्ड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और फिर भारत ने अनाउंस कर दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और अपना लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। Thus, economic reforms were introduced to create a more competitive environment in the economy. इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया ताकि देश के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, जिससे कि कस्टमर्स को अधिक से अधिक चॉइस मिले, कस्टमर को उसका फ़ायदा मिले। एंड रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। और फर्म्स की एंट्री पर जो रोक लगा रखी थी भारत ने, वो रोक हटा दी जाए और देश के अंदर फर्म्स को फलने फूलने का भरपूर मौका दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। Stabilization measures are short-term measures intended to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. Stabilization measure एक शॉर्ट टर्म मेजर है जिसके अंतर्गत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सफिशिएंटली मेंटेन किया जाता है और प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखा जाता है ताकि प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़े ना। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स और पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स एम्ड एट improving the efficiency of the competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy through liberalization, privatization and globalization. That means स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये वो मेजर्स हैं या वो पॉलिसीज हैं जो लंबे समय के लिए बनाई जाती हैं और जिनका मकसद है देश में कंपटीशन को बढ़ावा देना। कैसे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को देश में इनवाइट करना ताकि हमारे देश की इंडस्ट्रीज को उनके साथ कंपटीशन करने का मौका मिले और वो अपने आप को इंप्रूव करें। नेक्स्ट, in what various ways regulatory mechanisms were enforced in India? Various ways in which regulatory mechanisms were enforced in India. अर्थात ये बात हो रही है 1991 से काफ़ी पहले ही कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को भारत में कैसे लागू किया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced। यानी कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश में इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि हर एक बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से परमिशन लेनी पड़ती थी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, या बिजनेस को क्लोज करना है तो भी परमिशन चाहिए, अर्थात अपनी इच्छा से आप बिजनेस को ख़त्म भी नहीं कर सकते। और गुड्स आप कितने प्रोड्यूस करोगे उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती थी, और जितना गवर्नमेंट हमें बताएगी उतना ही प्रोडक्शन होगा। उससे अगर कम कर दिया प्रोडक्शन तो भी गलत, और ज़्यादा कर दिया प्रोडक्शन तो भी वो इलीगल माना जाएगा। इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर ही वहां पर प्रोडक्शन कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर वहां पर एंट्री नहीं कर सकता था।
पॉइंट नंबर थर्ड, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे गुड्स ऐसे थे जो केवल स्मॉल स्केल के लिए ही रिजर्व थे, उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। एंड पॉइंट नंबर फोर्थ, कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इतना सारा काम होने के बाद भी जो आइटम हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसकी कीमत फिक्स करेगी सरकार, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किस प्रकार की इंडस्ट्री में किस प्रकार के गुड्स बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार के रेगुलेटरी मैकेनिज्म हुआ करता था भारत में, जिसे 1991 में खत्म कर दिया गया था। एक्सप्लेन डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स, पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस शुरू करना हो तो लाइसेंस चाहिए, बंद करना हो तो लाइसेंस चाहिए, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उसके हिसाब से भी लाइसेंस चाहिए। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये लाइसेंसिंग पॉलिसी कर दी गई खत्म। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट, यानी कि इनके लिए तो अभी भी लाइसेंस चाहिए, एल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डियस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। केवल यही चीज बची हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए, वरना अब किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। और अब पब्लिक सेक्टर के पास केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज बची हैं, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, यही हैं वो इंडस्ट्री जो अब गवर्नमेंट के पास हैं। नंबर थर्ड, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। और स्मॉल स्केल के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स रिजर्व किए हुए थे गवर्नमेंट ने, अब उनको भी डी रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि अब उनका प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है, चाहे स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। पॉइंट नंबर फोर्थ, इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैव बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस। और अब अधिकतर ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हैं जिनके प्रोडक्ट की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, बल्कि मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्लेन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपको पहले भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है, पहले जो हुआ करता था रेगुलेटर का। जिसका मतलब साफ साफ ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में अब डिसीजंस लेने की आज़ादी दे दी गई है, यानी कि कोई भी बैंक अब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है और उसे इस बारे में आरबीआई से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खोले जा सकते हैं देश के अंदर, जो चाहे इंडिया का हो या फॉरेन का हो। पॉइंट नंबर थर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी गई, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद एफडीआई को गवर्नमेंट ने खुली छूट दे दी कि अब वो जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में। पहले 50% से कम कर सकते थे, लेकिन अब 50% से अधिक लिमिट बना दी गई उनकी। नंबर 4, बैंक हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। बैंक्स को परमिशन की आवश्यकता पड़ती है रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए, इंडिया से करने हो या अब्रॉड से करने हो। यानी कि बैंक को परमिशन दे दी कि जितने आपको रिसोर्सेज जनरेट करने कीजिए। पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुली छूट दे दी उनको कि आपको परमिशन है, जितने रिसोर्सेज जहां से जनरेट करने हैं वहां से जनरेट कीजिए। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट मीन्स FII, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन
इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। इन सभी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को खुली छूट दे दी सरकार ने कि अब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से जितनी इनकम जनरेट करना चाहो कर सकते हो। और खासकर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ये छूट दी गई। इंडियन इंस्टीट्यूशन को तो छूट पहले ही थी, लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को छूट दी गई कि आप मर्चेंट बैंकर्स हों या म्यूचुअल फंड्स हों या पेंशन फंड्स के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, तो इसी को नाम दिया गया था FII। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन द वेरियस टैक्स रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब यहां पर हमें टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। 1991 के बाद टैक्सेस को काफी घटा दिया गया था भारत में। पॉइंट नंबर 1, रिडक्शन इन टैक्सेस। सिंस 1991 there has been a continuous reduction in the income taxes as moderate rates of income tax encouraged savings। क्योंकि जब इनकम टैक्स के रेट्स को मॉडरेट कर दिया गया, यानी कि पहले से थोड़ा कम कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, तो उससे लोगों की सेविंग्स एनकरेज हुई। क्योंकि जब लोग टैक्स कम भरेंगे तो उनके पास पैसे की बचत ज्यादा होगी। एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, और गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकता था टैक्स भरने के बाद। सिमिलरली द रेट ऑफ करप्शन कॉर्पोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। यानी कंपनीज पर जो टैक्स लगा करता था, जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब गवर्नमेंट ने उसको भी काफी हद तक घटा दिया था। पॉइंट नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि टैक्स भरने का जो प्रोसीजर है उसे आसान बना दिया। इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कॉम्प्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मैनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। रिसेंटली, अगर हाल फिलहाल की बात करें, द पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। यानी कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने GST एक्ट लागू किया ताकि पूरे देश में टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए, यानी कि टैक्स भरना जो है, प्रोसीजर जो है, उसको आसान बना दिया जाए और पूरे देश में एक ही तरीके से एक ही टैक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अब यहां पर बताना है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। पॉइंट नंबर 1, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू को गवर्नमेंट ने गिरा दिया ताकि फॉरेनर्स के लिए हमारे देश के गुड्स सस्ते हो जाएं और हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े। इन 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued। अर्थात रुपए की कीमत को घटा दिया, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की कीमत को बढ़ा दिया, डॉलर को कर दिया महंगा अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। डिवैल्यूएशन लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, और जब डॉलर की कीमत को बढ़ा दिया गया तो उससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ा। फॉरेनर्स ने हमारे देश से ज्यादा गुड्स खरीदने शुरू कर दिए। एंड दस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से भारत में फॉरेन एक्सचेंज काफी ज्यादा आया और जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी वो अपने आप सुलझनी शुरू हो गई। अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो घाटा था वो अपने आप काफी हद तक कवर हुआ। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज डीरेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज के लिए गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू पहले गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया मार्केट के ऊपर, यानी कि फिक्स्ड से उसे बना दिया फ्लेक्सिबल, जिसके अंतर्गत अब डॉलर की कीमत गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं होती, बल्कि वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर मार्केट के द्वारा तय की जाती है। इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीरेगुलेशन।
और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह अपनाया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेरा कर दिया ख़त्म और अपना लिया गया फेमा। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। Liberalization of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production. भारत में व्यापार को और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिबरलाइजेशन को अपनाया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत के जो व्यापारी हैं उनके सामने कंपटीशन बढ़ जाए और इसीलिए फिर वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, और साथ ही साथ भारत में ज़्यादा पैसा निवेश होना शुरू हो जाए, जो किसके द्वारा किया जाएगा? फॉरेनर्स के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ भारत में टेक्नोलॉजी भी आएगी उसके साथ। इट एम्ड एट, इसका उद्देश्य था, पॉइंट नंबर 1, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उन रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना ताकि कितना भी आइटम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सके। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स। टैरिफ रेट यानी कि इंपोर्ट पर लगने वाला जो टैक्स था उसे भी घटा दिया ताकि फॉरेन की कंपनीज आसानी से इंडिया में अपने आइटम को बेच सके। नंबर 3, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग बहुत सारे प्रोसीजर्स हुआ करते थे जिनके लिए अलग अलग प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, अब उस प्रोसीजर को भी आसान बना दिया गया। अभी यही क्वेश्चन चलेगा अगले पेज पर भी। पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड। इंपोर्ट लाइसेंस को तो खत्म ही कर दिया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डियस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। केवल कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर जो हमारे देश के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए खतरनाक हैं, या वो इंडस्ट्रीज जो कि एनवायरमेंट के प्रति खतरनाक हैं। पॉइंट नंबर 5, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाज आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। और सन 2001 में तो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स पर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो थोड़ी बहुत क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगे भी हुए थे उन्हें भी ख़त्म कर दिया। अब तो फॉरेन कंट्रीज से किसी भी प्रकार के कंज्यूमर गुड्स को और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भारत में लाना बहुत ही आसान हो चुका है और उसमें क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है कि जितनी क्वांटिटी आप लाना चाहते हो उसको आसानी से ला सकते हो। लेकिन 2001 से पहले वो आसान नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे क्वांटिटी को लेकर। पॉइंट नंबर 6, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड। एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने ताकि हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी आसानी से अपने गुड्स को दूसरे देश में ले जाकर बेच सकें। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने गुड्स को ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में रखें और उनको कंपटीशन में टक्कर दें विदेशियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन एज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड to put an end to unnecessary controls and restrictions and open various sectors of the economy। जो बिना मतलब के कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के उन्हें ख़त्म करने के लिए और जो अलग अलग सेक्टर्स के अंतर्गत पहले रेस्ट्रिक्शंस थे उन सभी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनाया था लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में, जिसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, deregulation of industrial sector. Industrial licensing was abolished for almost all products except alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals। बस अब यही कुछ प्रोडक्ट्स बचे हैं
जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, वरना अब किसी भी और इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आरबीआई का रोल बदल दिया गया, अब उसे रेगुलेटर से बना दिया गया फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसके अंतर्गत अब देश में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आसानी से खोला जा सकता है, बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स। चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक भारत का हो या विदेशी कोई बैंक हो प्राइवेट सेक्टर का, पहले उनको भारत में खोलना आसान नहीं था, लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इसको आसान बना दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वॉज रेज्ड टू अराउंड 50%, और बैंक्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी बढ़ाकर 50% कर दिया, जो पहले बहुत कम हुआ करता था। कंटिन्यूड, यही क्वेश्चन अभी आगे चलेगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि यही क्वेश्चन अगर 6 नंबर का आ गया तो डिटेल में उसको कैसे बताएंगे। पॉइंट नंबर 3, टैक्स रिफॉर्म्स। डायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस्ड टू एनकरेज सेविंग्स। डायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया गया था ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे। एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, और एक स्कीम निकाली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता था और अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकता था टैक्स भरने के बाद। इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, मैनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। और टैक्स भरने के जो प्रोसीजर्स थे जो पहले काफी मुश्किल हुआ करते थे, अब उन्हें भी गवर्नमेंट ने आसान बना दिया था। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसका लेटेस्ट है जीएसटी एक्ट 2016। नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इन 1991, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, द रुपी वॉज डिवैल्यूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट को देखते हुए गवर्नमेंट ने रुपए की कीमत को गिरा दिया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। डिवैल्यूएशन लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। रुपए की कीमत को गिराने से हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ा क्योंकि फॉरेनर्स के लिए हमारे देश के गुड्स सस्ते हो गए। एंड दस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से भारत में फॉरेन करेंसी का बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, इट मीन्स फ्रीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी कि पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी डॉलर की कीमत, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी कि $1 कितने रुपए का होना चाहिए, जो कहलाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन अब गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंतर्गत अब डॉलर की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती बल्कि मार्केट डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। एंड पॉइंट नंबर 5, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम। इट एम्ड एट dismantling of quantitative restrictions on imports and exports। यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उन्हें खत्म कर दिया गया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। एंड पॉइंट नंबर बी, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स। टैरिफ रेट्स को हटा दिया गया ताकि फॉरेन की कंपनीज आसानी से इंडिया में अपने गुड्स को बेच सकें। एंड पॉइंट नंबर 3, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट करने के लिए जो पहले लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, अब इस प्रकार के किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग जितने गुड्स चाहें उतने गुड्स आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वाई डू सम स्कॉलर्स क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ द WTO। बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं, या कह सकते हैं बहुत से इकोनॉमिस्ट्स ऐसे हैं जो इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं कि भारत WTO का मेंबर क्यों बना। कहने का मतलब उनको ऑब्जेक्शन था इस चीज से, वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से खुश नहीं थे। सम स्कॉलर्स क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ द WTO बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कारण नंबर 1, अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशंस। यानी कि हमारे जैसे देश को तो कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज थी
उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया। तो स्कॉलर्स का यही मानना था कुल मिलाकर कि ये जो WTO है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है, बल्कि ये तो डेवलप्ड कंट्रीज के फायदे के लिए बनाया गया है। इसलिए वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि हमें उसका मेंबर नहीं बनना चाहिए था। पॉइंट नंबर 2, while developed countries file complaints over agricultural subsidies given in their countries, developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed access to the markets of developed countries. जब विकसित देशों ने अपने देश में किसानों को सब्सिडी देना बंद कर दिया तो भारत के किसानों को ऐसा लगा कि यार ये तो हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हो सकता है हमारी भी सब्सिडी बंद कर दी जाए। और फिर बाद में गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया। तो भारतीयों को ये लग रहा था कि ये हमारे साथ चीटिंग है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो तो हमारे देश में घुस रही हैं और हमारे देश में अपने व्यापार को फैला रही हैं, लेकिन हमें अपने देश में नहीं घुसने दे रही हैं। जिसकी वजह से स्कॉलर्स का ये मानना था कि भारत को WTO का मेंबर नहीं बनना चाहिए था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से हमारे देश में सर्विस सेक्टर का विकास हुआ। द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर आर एज फॉलोज। तो सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है पॉइंट नंबर 1, राइज इन इनकम। विद राइज इन इनकम पीपल डिमांड सर्विसेज, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से देश में लोगों की इनकम बढ़ी, और जब देश में लोगों की इनकम बढ़ी तो उनकी डिमांड बढ़ी सर्विसेज के लिए, विच कैन मेक देयर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। दैट मीन्स इनकम बढ़ने के बाद अब लोग ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ चाहने लगे, जिसकी वजह से सर्विसेज के लिए उनकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए सर्विस सेक्टर फला फूला। पॉइंट नंबर 2, आउटसोर्सिंग। इंडिया इज लुक्ड ओपन as a great destination to outsource various business processes such as call centers, accounting services, etc. यानी कि आउटसोर्सिंग के जरिए भी भारत को बहुत सारा काम मिलने लगा। बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि अब इंडिया से सर्विस प्राप्त कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में कॉल सेंटर्स, अकाउंटिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट और भी इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी थी। खासकर ध्यान रखना है आपको कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मामले में इंडिया आउटसोर्सिंग काफी अच्छे तरीके से पूरी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। एंड नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन। इट हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर कोरियर, शिपिंग, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण अब इंडिया में डिमांड बढ़ गई थी कोरियर सर्विस की, शिपिंग सर्विसेज की, ट्रैवल एजेंसीज की एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से भारत में सर्विस सेक्टर का विकास हुआ और ये सब फैक्टर जिम्मेदार थे जो भी आपको बताए गए, राइज इन इनकम, आउटसोर्सिंग एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर बढ़िया तरीके से भारत में फलता फूलता रहा और अभी भी फल फूल रहा है। आगे भी भगवान ने चाहे तो फलता फूलता रहेगा बहुत बढ़िया तरीके से। इस सेशन के लिए इतना बहुत है। यहां पर आपका एंड होता है पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट सेशन में करेंगे पार्ट नंबर 7, लास्ट होगा वो। दैट्स ऑल, थैंक यू।